नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है, जो प्रावधान करता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में, उनकी शक्तियों के संबंध में, कृत्यों के संबंध में एवं अपीलों के संबंध में। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि ये जो चैप्टर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमपी सीजे मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से जो है अभी तक केवल एक ही बार 2011 में क्वेश्चन बना है। लेकिन जब हम इस चैप्टर का अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि इस चैप्टर में जो है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे निर्मित हो सकते हैं जो कि एमपी सीजे मेंस एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। तो इस दृष्टि से देखें कि इस चैप्टर में जो है बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि अभी एग्जाम में नहीं बने हैं, लेकिन जिनके बनने की संभावना बहुत अत्यधिक है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 5 के अंतर्गत हम सबसे पहले 2011 में जो एमपीसीजे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे वह संभावित प्रश्न जो कि अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। 2011 में पूछा गया, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कौन है, उसे किस प्रकार नियुक्त किया जाता है, अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य संक्षिप्त में बतलाइए। तो यहां पर जो हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कौन होता है यह पूछा गया है। तो आंसर हम स्टार्ट कैसे करेंगे? आंसर हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2F के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 28 में जो प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है उसे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है। तो इस प्रकार से हम जो है पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करते हुए अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद इस आंसर के सेकंड पैराग्राफ या सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, उसे किस प्रकार नियुक्त किया जाता है। तो यहां पर हम देखें कि सेक्शन 28 में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो हेडिंग बना लेंगे कि भाई मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 28 में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। तो सेक्शन 28 को हम वहां पर मेंशन करेंगे कि भाई कलेक्टर जो है प्राधिकृत है, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जो है डिप्टी कलेक्टर की रैंक के अधिकारी को भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो यहां पर इस प्रकार से सेक्शन 28 का हवाला देते हुए हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है जो बताता है अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य। तो अब हमारी जो क्वेश्चन में अगली हेडिंग रहेगी वो इसी प्रकार रहेगी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य। अब इस टॉपिक या इस हेडिंग के अंतर्गत हमको जो है 3 धाराओं का उल्लेख करना है। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 धाराओं का उल्लेख करना है, धारा 29, सेक्शन 29, सेक्शन 34 और सेक्शन 35। अब देखिए, सेक्शन 29 जो है यह प्रावधान करती है कि जब भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही चल रही है तो ऐसी स्थिति में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो सेक्शन 29 में यह उल्लेख किया गया है, धारा 29 की उपधारा 1 में यह उल्लेख किया गया है कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसे कि समन जारी करना, किसी दस्तावेज को बुलाना, और भी कई सारी चीजें वहां पर लिस्ट दी गई है। तो यहां पर हम देखें कि शक्तियों के संबंध में जो है सेक्शन 29 की सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो है ये सारे उल्लेख किए गए हैं, जो कि कार्रवाई के दौरान के लिए जो है जब आरसीए के समक्ष कोई कार्रवाई चल रही होती है उसके संबंध में शक्तियों का उल्लेख किया गया है। फिर जब हम देखें सेक्शन 29 के पार्ट सेकंड को हम देखेंगे, उपधारा 2 को देखेंगे, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जांच वगैरह करेगा। तो किस प्रकार से करेगा? जैसे कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है किसी स्थान में अगर जांच करना चाहता है तो 24 घंटे की सूचना के बाद जो है सूर्य अस्त और सूर्य उदय के मध्य जो है उस स्थान में प्रवेश कर सकता है, वहां पर जांच वगैरह कर सकता है, और भी इसी तरह के प्रावधान है। तो आप देखिएगा सेक्शन 29 के अंतर्गत। अब इसको यहां पर जो है आप एक केस लॉ आप डाल सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस लॉ है रघुनाथ वर्सेस रघुनाथ 1961 LJL नोट 148।
अब इस केस में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। इस केस में कहा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उन तकनीकी एवं कठोर नियमों का पालन नहीं करेगा जो कि एक व्यवहारवाद के लिए आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि जब भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अपने समक्ष किसी कार्रवाई को सुन रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो एक सिविल वाद के लिए, एक सिविल केस में जो प्रोसीडिंग का जो कठोरता से उपयोग किया जाता है, वहां पर आरसीए को जो है ऐसे कठोर प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी इस अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है अपने समक्ष कार्यवाहियों में नेचुरल जस्टिस, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, इनका पालन करते हुए कार्रवाई को पूर्ण करेगा। तो यहां पर जो है इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई, तो इसको आप यहां पर कोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है सेक्शन 34 को हम देखें। सेक्शन 34 में भी जो है आरसीए को बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति जो है प्रदान की गई है। इसमें बताया गया है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रयोग करेगा। तात्पर्य है कि जब इस अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर जुर्माने वगैरह के संबंध में प्रावधान है, तो जुर्माना अगर वसूलना है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को, तो ऐसी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां होती है जुर्माना वसूली के लिए, जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं, वह सारी की सारी शक्तियां जो है यहां पर आरसीए भी उपयोग करेगा। वह शक्तियां भी आरसीए को उपलब्ध हैं। फिर इसके बाद हम देखें सेक्शन 35 जो प्रावधान करती है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अन्य आदेश के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब अन्य आदेश से यहां पर क्या तात्पर्य, देखिए प्रोसीडिंग की बात तो होगी कि भाई कार्रवाई कर रहा है तो सेक्शन 29 में जो शक्तियां उनका प्रयोग करेगा। अब यहां पर जो अन्य कार्रवाइयां हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा देखेंगे। यहां पर आरसीए द्वारा किया गया कोई आदेश, आरसीए ने कोई आदेश दिया है और उस आदेश को प्रवर्तन कराना है, तो उसके लिए जो है जब उस आदेश का निष्पादन कराया जाएगा तो वहां पर जो है वह सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करेगा। फिर इसी के साथ साथ हम देखें इस अध्याय के जो कि चैप्टर 5 है के अधीन अपील में किया गया कोई आदेश, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत जो अपील के प्रावधानों में जिला न्यायालय ने जो अपील में निर्णय दिया है उसका एग्जीक्यूशन कराना है, तो उसके लिए भी जो है यहां पर सिविल न्यायालय माना जाएगा। फिर इसी के साथ साथ हम देखें अध्याय 3 का के अधीन पुनरीक्षण में पारित कोई आदेश, मतलब कि चैप्टर 3A जो हमने देखा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विशेष प्रावधान, जिसमें आरसीए के समक्ष कार्रवाई चलती है, आरसीए जो है उस मामले का निराकरण करता है। तो उस चैप्टर के तहत जब आरसीए के आदेश का पुनरीक्षण के लिए जब हाईकोर्ट में जाता है, तो हाईकोर्ट ने अगर उस पुनरीक्षण के दौरान कोई आदेश वगैरह दिया है, तो उस आदेश का निष्पादन अगर आरसीए करा रहा है, तो आरसीए जो है यहां पर सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इन तीनों सेक्शंस का उल्लेख आप जो है यहां पर कीजिएगा और इसके बाद जो है अपने आंसर के एंडिंग करते हुए, मतलब निष्कर्षित करते हुए, अतः उपरोक्त प्रावधानों से यह निष्कर्षित होता है कि आरसीए इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम में उत्पन्न होने वाले किराएदार एवं मकान मालिक के बीच में हुए विवादों के त्वरित या कह सकते हैं स्पीडी ट्रायल के निराकरण के लिए जो है नियुक्त किया गया एक विशेष प्राधिकारी है, जो कि सिविल न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी धारण करता है। तो इस प्रकार जो है हम इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर हमने देखा 2011 में कौन सा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब हम देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इस चैप्टर से पूछने की जो एग्जाम में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। मित्रों, चैप्टर 5 के अंतर्गत आरसीए के आदेश की अपील एवं सेकंड अपील के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन एमपीसीजे के एग्जाम में अभी तक जो है अपील और सेकंड अपील से संबंधित क्वेश्चन नहीं बना है। तो यहां पर संभावना रहती है कि यहां पर जो है एमपीसीजे के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। देखें, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत कब तथा किन परिस्थितियों में आरसीए के आदेश की अपील की जा सकती है। तो देखिए, अपील के संबंध में प्रावधान जो है सेक्शन 31 में प्रोवाइडेड है, जहां पर उल्लेख किया गया है आरसीए के प्रत्येक आदेश की अपील जो है प्रादेशिक क्षेत्र अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय या अतिरिक्त जिला न्यायालय में की जा सकती है। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा
कि आरसीए के प्रत्येक आदेश के संबंध में, अपील के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख यहां किया गया है। तो ये तो हो गई कि भाई अपील कहां पर होगी और किन आधारों को होगी। तो यहां पर प्रत्येक आदेश जो है अपील योग्य होता है। सामान्यतः आप बात समझिएगा, जब आप अपना आंसर स्टार्ट करें तो आप इस प्रकार से स्टार्ट कीजिएगा कि अपील का अधिकार कोई नैसर्गिक अधिकार नहीं है, यह अधिकार जो है विधिक अधिकार है, जो कि विधि के द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आरसीए भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत आरसीए के प्रत्येक आदेश की अपील प्रादेशिक क्षेत्र अधिकारता रखने वाले जिला न्यायालय या अतिरिक्त जिला न्यायालय में की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है आप प्रावधानों का उल्लेख कीजिएगा। अब यहां पर हम कुछ केस लॉ देख रहे हैं जो कि अपीलों से संबंधित हैं और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम देखें अयोध्या प्रसाद शंभुनाथ का मामला, जो कि 1972 का मामला है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा ऐसा आदेश जो मात्र प्रक्रिया से संबंधित है, मतलब कि ऐसा आदेश जो कि प्रोसीजरल नेचर का है, प्रक्रिया से संबंधित है, के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। मतलब कि ऐसे आदेश जो कि आरसीए ने किसी प्रक्रिया के संबंध में दिए हैं, तो ऐसे आदेशों की अपील जो है नहीं की जा सकती। अब यही बात जो है, एक और केस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोकुल चंद, जो कि AIR 1967 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस में भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइन दी कि भाई अगर कोई आदेश प्रक्रियात्मक आदेश है तो उसकी अपील जो है नहीं की जा सकती है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल के अंतर्गत। तो यहां पर ये सारी बात हुई। अब इसके बाद एक केस और है नानूमल वर्सेस सरदारमल का केस। नानूमल वर्सेस सरदारमल 1968 का केस है। अब इस केस में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा, अंतरिम आदेश जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, अंतरिम आदेश होते हैं, के विरुद्ध अपील हो सकेगी यदि ऐसे आदेश अधिकारों को प्रभावित करने वाले होते। देखिए सामान्यतः जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, ऐसे आदेश जो कि कैसे होते हैं, अंतरिम प्रकृति के होते हैं, इंटरिम नेचर के होते हैं, ऐसे आदेशों की सामान्यतः अपील नहीं होती है। लेकिन इस केस में कहा गया कि अगर अंतरिम आदेश जो है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है, किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे आदेश की अपील भी की जा सकती है, ऐसे आदेशों की अपील भी न्यायालय में ग्रहण की जा सकती है। तो यहां पर जो है आप इस केस का हवाला दीजिएगा और इसके बाद जो है इस क्वेश्चन का जो है निष्कर्ष करते हुए कि अधिनियम के अंतर्गत इतनी धारा के अंतर्गत जो है आरसीए के आदेश की अपील के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को जरूर तैयार करें। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और निर्मित होता है, जैसे कि सेकंड अपील के संबंध में। तो क्वेश्चन हमने यहां क्या बनाया, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत सेकंड अपील से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करें। मतलब कि सेकंड अपील के जो प्रोविजंस हैं उसके संबंध में उसका उल्लेख करें। सेकंड अपील कहां, कितनी अवधि के अंदर एवं कब होगी। तो बात को समझिएगा कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत सेकंड अपील के संबंध में प्रावधान कहां दिए गए हैं, सेकंड अपील के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 32 में, धारा 32 में सेकंड अपील के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकंड अपील के संबंध में यह तो बताया गया कि सेकंड अपील हो सकेगी, किन किन ग्राउंड पर हो सकेगी वहां पर वह भी लिस्ट दी गई है। अब यहां पर आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा कि धारा 32 के अंतर्गत जो आधार दिए गए हैं, जो रीजंस दिए गए हैं, केवल उन्हीं आधार पर सेकंड अपील स्वीकार की जाएगी, अन्य आधारों पर सेकंड अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन हम सेक्शन 32 को देखें तो यहां पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सेकंड अपील किसको होगी और कितनी अवधि के अंतर्गत होगी। लेकिन प्रश्न में हम देखें तो यहां पर पूछा गया कि भाई कहां होगी, कितनी अवधि के अंदर होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि अधिनियम में नहीं बताया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील जो कि कहां होती है, जिला न्यायालय में होती है। तो जिला न्यायालय के आदेश की अपील जो है उच्च न्यायालय में होती है। तो यहां पर जो है इसी प्रकार से आप उत्तर लिखिएगा। तो इसी प्रभाव के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत जो सेकंड अपील जो होगी वह हाई कोर्ट में होगी
उच्च न्यायालय में होगी। तो इस प्रकार से यहां करें। अब इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि अवधि के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। तो लिमिटेशन एक्ट को हम देखें तो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत हाईकोर्ट में जो सेकंड अपील के संबंध में है 90 दिन के लिए जो है टाइम लिमिटेशन वहां दी गई है कि 90 दिन के भीतर जो है अपील फाइल हो सकेगी। तो लिमिटेशन की बात करें तो 90 दिन की अवधि के अंतर्गत जो है केस फाइल जो है सेकंड अपील फाइल की जा सकती है ऑनरेबल हाईकोर्ट में। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और समझ में आता है जो कि नहीं बना है, लेकिन उसमें कंटेंट उतना नहीं है, लेकिन आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अगर प्रक्रिया के संबंध में हम देखें तो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 30 जो है, धारा 30 जो है आरसीए द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जिसमें बताया गया है कि आरसीए जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए मामलों का निराकरण करेगा। तो यहां पर आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देखें यह क्वेश्चन जो है, और इसमें जो है एक स्पेस छोड़ते हैं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि चैप्टर 5 से वो कौन कौन से और क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं एग्जाम में। अब इसी के साथ साथ हम ये भी आपको कहेंगे कि अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस लगते हैं जो कि अभी एग्जाम में एमपीसीजे के एग्जाम में चैप्टर 5 से नहीं बने हैं और बन सकते हैं, तो उनको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालिएगा, जिससे कि हम जो है उन क्वेश्चंस पर भी चर्चा कर पाए और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिल पाए और आपको भी जो है अच्छी जानकारी जो है और भी जो है यहां से मिल पाए। तो मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।